जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 आज कवर करेंगे। सीडीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो है पार्ट 1 में हमने कवर नहीं की थी, आज उसको आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में कवर करेंगे ताकि आपको टिपिकल जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या जो भी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होनी चाहिए वो कवर करेंगे। तो चलिए, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अलावा अगर आपको सीडीएस के लिए नोट्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, और एप्लीकेशन का और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी वीडियोस की। तो आज ही उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, करंट अफेयर्स की रिवीजन की सीरीज जो चल रही है 2 घंटे में रिवीजन, उसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया गया था डिफेंस एग्जाम्स फंडा के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड वीडियो जरूर देख लेना, या फिर आप हमारी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं सीडीएस के करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नाउन। तो देखिए, नाउन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था क्या होता है। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी नेम, प्लेस, थिंग को कहते हैं हम नाउन। तो ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आज हम कुछ टिपिकल चीजें देखेंगे, जैसे कि नाउन की टाइप्स क्या है। यानी कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन कवर करेंगे। सबसे पहले कॉमन नाउन क्या होते हैं। देखिए, दीज नेम जनरल नॉन स्पेसिफिक पीपल, यानी कि कोई भी ऐसी प्लेस, नेम, थिंग या किसी भी आदमी के बारे में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको लोग नहीं जानते हैं, तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या हो गया? जैसे किसी भी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, जैसे इमरान खान हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, कोई स्पेसिफिक सिटी हो गई, न्यू दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, तो ये क्या है? स्पेसिफिक लोग हैं, स्पेसिफिक जगह है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे हम? प्रॉपर नाउन। तो आपको ये चीज जो है पता चल गई, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसी तरह से जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे आपको ये तो पता चल ही गया था लास्ट टाइम में कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं पार्ट 1 में। अब हम टाइप्स देख रहे हैं, तो आपको अगर ऑप्शंस में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि कॉमन नाउन ये होता है, प्रॉपर नाउन ये होता है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखिए, जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर हम किसी चीज को परसीव नहीं कर सकते हमारी 5 सेंसेस से, यानी कि देखना, टच करना, सुनना, इन सब से अगर हम परसीव नहीं कर सकते तो उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैप्पीनेस हो गई, लव, प्राइड, रिलीजन, बिलीफ, तो ये सब किस में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसी तरह से अगर किसी चीज को देखा सुना जा सकता है तो वो किस में आएगा? कंक्रीट नाउन में आएगा। तो आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कंक्रीट नाउन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकें। इसी तरह से कुछ और नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, तो आपको पता ही है। देखिए, अगर किसी चीज को काउंट किया जा सकेगा, किसी नाउन को काउंट किया जा सकेगा, तो उसे कहेंगे काउंटेबल नाउन, और किसी नाउन को अगर काउंट नहीं किया जा सकता तो उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा आप फंसेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में फंस सकते थे, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कंपाउंड एंड कलेक्टिव नाउन्स की। तो देखिए, दीज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स। अगर कोई भी नाउन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे वर्ड से बनकर बना हो तो उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो देखिए कैसे, जैसे न्यूयॉर्क, सनफ्लावर, देखिए इसमें 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे सन और फ्लावर, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। न्यूयॉर्क, न्यू और यॉर्क, लेकिन है क्या? है तो ये एक ही नाउन ना, न्यूयॉर्क एक ही जगह है ना, एक ही प्लेस है,
तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, दे रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज अ वन और होल। जैसे कि अगर ऑडियंस की बात करते हैं तो उसमें सारे आ जाते हैं दर्शक देखने वाले। टीम की बात करते हैं तो उसमें जितने भी आदमी हैं टीम में उन सभी की बात हो जाती है, तो उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी तरह से जो है नाउन की एक और कैटेगरी हो सकती है जिसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन भी होता है, प्लूरल नाउन भी होता है। आप सभी को ये पता ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा पोजेसिव नाउन क्या होगा, अगर कोई नाउन जो है ऑनरशिप शो करता है कि पोजेसिव क्या होता है, किसी चीज का हक होना किसी चीज के ऊपर, उसे कहते हैं पोजेशन होना, पोजेसिव होना। अब डैड्स कार, द स्टूडेंट्स बुक एंड अलीज हैट, यानी कि यहां पर जो नाउन है वो ऑनरशिप दिखा रहा है, तो ये किस तरह का नाउन हुआ, पोजेसिव नाउन। तो अब जो है आपको नाउन की अलग अलग टाइप्स पता चल गई है। अगर अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछेगा ये पोजेसिव नाउन है या नहीं, तो आप बता पाएंगे। देखिए अगर वो नाउन किसी चीज की ऑनरशिप बता रहा होगा तो वो पोजेसिव नाउन हो जाएगा। अगर आपको कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप वो भी बता पाएंगे, क्योंकि कंपाउंड का मैंने आपको बता दिया कि दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के अगर एक नाउन बनता है तो वो कंपाउंड नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि अगर कोई वर्ड किसी थिंग, अगर कोई वर्ड जो है किसी चीज में जितनी भी वस्तुएं या आदमी है उसको रेफर करता है डायरेक्टली, तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ऑडियंस, टीम, ग्रुप, फैमिली। इसी तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आपको पता चल गए। अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन पता चल गए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 5 सेंसेस जिनको परसीव नहीं कर सकती वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और अगर जिन्हें परसीव किया जा सकता है तो वो कंक्रीट नाउन होते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी पता चल गया। तो नाउन की टाइप्स हमारी क्लियर हो गई। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए कि हमारे अब प्रोनाउन में क्या होता है। प्रोनाउन में देखिए नाउन की जगह जब कोई वर्ड यूज किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सभी आपको पता है। जैसे कि अगर मेरा नाम है प्रांशु, मेरा नाम है प्रांशु, इसकी जगह मैं कहूंगा आई, तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोनाउन की टाइप्स क्या है। सबसे पहले आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन तो देखिए जिस तरह से आपने देखा पोजेसिव नाउन, उसी तरह से नाउन की जगह अगर प्रोनाउन का यूज हो रहा है और वो कोई पोजेशन शो कर रहा है तो उसे कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है और अगर प्रोनाउन किसी चीज की पोजेशन शो कर रहा है तो उसे कहेंगे हम पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस कार इज माइन, माइन। तो इसमें माइन क्या हो गया, माइन यानी कि ये गाड़ी मेरी है। तो इसमें पोजेशन शो कर रहा है कौन, मैं शो कर रहा हूं कि ये कार मेरी है। लेकिन इसमें मैंने नाउन का तो यूज नहीं किया, मैंने अपने नाम का तो यूज नहीं किया, नाम की जगह पे मैंने माइन का यूज किया। तो माइन क्या है, इसमें प्रोनाउन है और ये क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। तो इस तरह के प्रोनाउन क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए आपको पोजेसिव प्रोनाउन पता चल गया। अब दूसरा प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो देखिए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे ना वो हमेशा क्लॉज को ऐड करेंगे सेंटेंस में। क्लॉज को आप इस तरह से देखिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो कि ऐड किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। अब सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो हु, दैट, विच, ये सब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन को आप किस तरह से पहचान सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से क्लॉज शुरू होगा और वो रेफर करेगा किसको, नाउन को। जैसे कि आई सॉ अ डॉग दैट यू ओन। अब देखिए यहां पे दैट जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। किस तरह से पता चला, क्योंकि दैट के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है सेंटेंस में एंटर हुए हैं
और वो रेफर किसको कर रहे हैं, नाउन को। तो देखिए इसमें नाउन क्या था, डॉग था, तो दैट यू ऑन, तो इसमें डॉग के बारे में चीज पता चल रही है ना, जो ये जो रेफर कर रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इससे पता चलेगा आपको कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आपको रिलेटिव प्रोनाउन का पता चल गया। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको मेन चीज यही याद रखनी है, विच, दैट, हु। ये हमारे इस तरह के जो होते हैं, जो क्लॉज को एंटर करते हैं और नाउन को रेफर करते हैं, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन जो है ना हमारा, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर जो हमारा प्रोनाउन है वो जो एक्शन करता है, खुद ही के ऊपर एक्शन करता है, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए अगर मैं कहूं आई हिट माई सेल्फ, आई हिट माई सेल्फ, तो इसमें मैंने किसको मारा, खुद को ही मारा, यानी कि प्रोनाउन रेफर कर रहा है, एक्शन रेफर कर रहा है खुद को ही, तो ये इसमें माई सेल्फ क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इससे आपको ये पता चल गया माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारी चीजें क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं। अब इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन, तो देखिए इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये किसी भी सेंटेंस में उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको कहीं पर भी इस तरह के वर्ड अगर दिखेंगे ना, यू, यूअर सेल्फ, माई, माई सेल्फ, एक साथ, तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें इंटेंसिटी को प्रोनाउन की बढ़ा रहे हैं, तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह दिखते हैं, लेकिन वहां पे एक साथ इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जा सकता है इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, आई टोल्ड CDS aspirants that you yourself will do the part of speech। यानी कि मैंने CDS एस्पिरेंट्स को कहा कि आप लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन जो है खुद करेंगे। तो जब इस चीज की इंटेंसिटी को मैंने बढ़ाया है, बहुत ज्यादा जोर लगाकर आपको कहा है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है खुद ही पढ़ना है, तो यहां पर यू, यूअर सेल्फ क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन। तो आपको ये मेन चार चीजें तो पता चल गई प्रोनाउन की, कौन कौन सी, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। तो इन प्रोनाउन के टाइप्स के अलावा जो हमारा प्रोनाउन होता है, तो देखिए एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, ये किसी चीज को रेफर करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो उसे कहेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोस। तो इन वर्ड्स के साथ, इन प्रोनाउंस के साथ हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, इसी वजह से इसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अगर इस तरह के वर्ड्स आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछे जाएं, तो ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट, तो देखिए ये भी नाउन की जगह तो यूज होते हैं, लेकिन इसमें जो प्लेस, थिंग, ये सारी चीजें हैं ना, वो क्लियर नहीं होती, यानी कि ज्यादा स्पेसिफिक नॉलेज हमें नहीं मिलती, ना ही प्लेस के बारे में, ना ही थिंग के बारे में, ना ही नेम के बारे में। तो इन्हें कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे समथिंग, एनी, एवरीथिंग, तो ये सब क्या हो गया, हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गए। तो इससे हमें कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ना ही जगह के बारे में, ना ही उसकी काउंट के बारे में कि उसका काउंट कितना है। अगर कोई भी प्रोनाउन ऐसा है जो कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता, तो वो क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो देखिए एक ही प्रोनाउन और बचा है हमारा, कौन सा प्रोनाउन बचा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अगर कोई प्रोनाउन जो है क्वेश्चन फॉर्म में रहता है, जैसे हु आर यू, हु, विच, इस तरह की
इंटेरोगेशन उसमें यूज होती है तो वो रहता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। कोई भी वर्ड अगर नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि लार्ज एलिफेंट, एम्प्टी हाउस, ही इज ब्रेव, दे आर गुड स्टूडेंट्स। तो मैंने अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें आपको पता चल गया होगा, जैसे कि अगर हमारी नाउन की कोई चीज विशेषता बताती है ना तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। अब प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव को किस तरह से पहचानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इट टेक्स इट प्लेस बिफोर एज वेल एज आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन विच इट मॉडिफाइज। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नाउन या प्रोनाउन से इमीडिएट पहले ही आएगा, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन वो बाद में भी आ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एडजेक्टिव हमेशा रेफर किसको करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। जैसे कि ही इज अ ब्रेव मैन, तो ब्रेव किसको रेफर कर रहा है, मैन को कर रहा है, इस वजह से ब्रेव एडजेक्टिव है। हाउस वाज एम्प्टी, एम्प्टी क्या था, घर था, और घर यहां पे नाउन था, तो इस वजह से एम्प्टी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। आपको यही चीजें बेसिक जरूर याद रखना है। देखिए पोजेसिव प्रोनाउन भी होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होगा, पोजेसिव नाउन भी होगा, लेकिन इन सभी के बीच में डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा। देखिए एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो हमेशा विशेषता बताएगा, पोजेशन बताएगा, लेकिन नाउन को रेफर जरूर करेगा, नाउन को रेफर करेगा। और जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या करेगा, वो नाउन की जगह पे यूज होगा, क्योंकि नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होते हैं। यहां आपका जो है सिर्फ बेस क्लियर होना चाहिए, और बेस क्या है, एडजेक्टिव रेफर करता है नाउन और प्रोनाउन को, और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह आता है। तो इससे ही आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। अब कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, तो देखिए अब इसमें माइन क्या था, माइन नाउन की जगह यूज हो रहा था, मैंने अपना नाम लिखने की बजाय माइन यूज किया, और माइन पोजेशन भी बता रहा था, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कहूं दिस इज माई कार, अब इसमें माई जो है पोजेशन भी बता रहा है और कार को रेफर भी कर रहा है, और कार यहां पे क्या है, नाउन है। अब यहां पे माई रेफर कर रहा है कार को, और इसमें क्या होगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से आर्टिकल्स जो हैं ए एंड दी होते हैं, ए एंड दी, जिसमें से दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, अगर किसी स्पेसिफिक चीज को रेफर कर रहे हैं, जैसे दी सन, अगर मैं बात करूं सन की तो आप सभी को पता है कि कौन से सन की बात हो रही है, क्योंकि सन एक ही है। अगर मैं बात करूं मून की, जो अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो उसकी बात करूं तो वो क्या हो गया, दी मून, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चंद्रमा की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको ना पता चले कि मैं स्पेसिफिकली किस चीज की बात कर रहा हूं, तो वहां पर ए और एन का यूज होता है। जैसे कि अगर मेरे पास 5 पेन है, 5 पेन है, अगर मैं कहूं कि मुझे इनमें से कोई भी पेन चलेगा, आप मुझे कोई भी पेन दे दो, तो इससे क्या हुआ, कोई मुझे स्पेसिफिक चीज का नहीं पता चला, तो मैं यहां पे ए पेन यूज करूंगा, ए पेन। लेकिन अगर मैं आपको पॉइंट आउट करके कहूं कि मुझे वो फर्स्ट वाला पेन ही चाहिए, तो फिर क्या यूज करूंगा, दी पेन करूंगा। यानी कि अगर हमें किसी जगह, थिंग के बारे में स्पेसिफिक चीज पता चल जाती है, नाउन के बारे में स्पेसिफिक चीज पता चल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम आर्टिकल्स वहां पे यूज करते हैं। और कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, दी करते हैं, जैसे दी सन, दी मून, ये सब। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई। अब आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ड्स सेम ही रहेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, वर्ड्स वही हैं। डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि पॉइंट आउट करना,
ये जो वर्ड्स हैं यहां पर भी पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन अगर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं किसे, नाउन को या प्रोनाउन को, तो ये क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। और अगर ये वर्ड जो हैं खुद ही प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि वो वर्ड जो है नाउन की जगह यूज हो रहा है या नाउन को रेफर कर रहा है। इसी तरह से आपका जो है इनडेफिनेट एडजेक्टिव रहेगा। तो देखिए इनडेफिनेट एडजेक्टिव जो हमारे रहेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे इनडेफिनेट प्रोनाउन में तो ये किसी भी स्पेसिफिक चीज और अमाउंट के बारे में हमें पता नहीं चलने देते, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, सम, एनी। तो इसी तरह से इनडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं। और न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर्स एडजेक्टिव क्या है, जैसे 10 डॉग्स। तो जहां पर भी काउंटिंग होगी, नंबर होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे। तो दोबारा से एक चीज क्लियर कर दूं, पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। ये तीनों ही अगर आपको कभी भी इतना टिपिकल क्वेश्चन आया, वैसे तो बहुत चांसेस कम है कि आपको ऑप्शन में पोजेसिव एडजेक्टिव भी दे दे और पोजेसिव प्रोनाउन भी दे दे, लेकिन अगर दे देते हैं तो वहां पर बेसिक अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ अगर वो नाउन की जगह पे वर्ड यूज हो रहा होगा तो वो प्रोनाउन होगा। अगर वो रेफर कर रहा होगा वो वर्ड अगर रेफर कर रहा होगा नाउन या प्रोनाउन को तो वो डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा। बस आपने वो जो अंडरलाइंड वर्ड होगा ना वहां पे उसको पकड़ना है, देखना है कि क्या वो किसी चीज को रेफर कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो नाउन या प्रोनाउन है, अगर हां तो वो एडजेक्टिव है, अगर नहीं तो वो प्रोनाउन है। तो आगे देखते हैं वर्ब के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, फीलिंग और बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा वर्ब है वो क्या चीज डिनोट करता है कि हमारा नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, किस तरह से महसूस कर रहा है, ये वर्ब बताता है। तो अब जैसे द ट्रेन मूव्स, द गेस्ट अराइव्ड यस्टरडे, ही रिसीव्ड हिज गिफ्ट। अब आप सभी के लिए वर्ब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब हमारे क्या होते हैं, द वर्ब इन विच एन एक्शन ट्रांसमिट इटसेल्फ फ्रॉम सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि हमारा वर्ब आपको पता है एक्शन बताता है। अगर एक्शन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि किसने किसके ऊपर किया और उससे हमें सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाए तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अली किल्ड अ टाइगर। अगर मैं यहां पे बात करता सिर्फ और सिर्फ अली किल्ड की, तो इसका मतलब क्या होता है, अली ने मारा। अगर मुझे यह भी पता चल जाए कि उसने किसको मारा, टाइगर को मारा, तो वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। फरहान प्लेड, फरहान ने खेला। अगर मुझे यह भी पता चल जाए कि उसने कौन सी गेम खेली, हॉकी खेली, तो वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अगर देसी भाषा में बताना हो तो ट्रांजिटिव वर्ब में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही देखने को मिलेंगे और इनट्रांजिटिव वर्ब में आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको यह पता चल जाए अली ने मारा किसको, टाइगर को, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको सिर्फ इतना पता चले कि अली किल्ड, तो वो हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको सिर्फ इतना पता चले कि फरहान ने खेला तो इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको पता चल गया कि फरहान ने हॉकी खेली तो इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में ये डिफरेंस है। तो देखिए ये है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब, ये डेफिनेशन लिखी है और इसमें रहेगा वही जो मैंने आपको समझाया है। इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। देखिए जैसे ही वर्क्स वेल, ही वर्क्स वेल। अब इसमें जो है हमारा एक्शन भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा और कोई भी ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है ही शी, बस शी लुक्स प्रीटी। तो देखिए यहां पर जो है कोई भी एक्शन ट्रांसमिट नहीं हो रहा और सिर्फ सब्जेक्ट है। सिंपल सी चीज है, अगर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्रेजेंट है सेंटेंस में तो इनट्रांजिटिव वर्ब, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ये तो आपको वैसे ही पता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यू वर साइकिलिंग, आई शैल थ्रैश यू, हैज, शैल, वर, विल, ये सब हो गए ऑक्सिलरी वर्ब। अब आगे देखते हैं एडवर्ब के बारे में।
तो देखिए एडवर्ब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब को अगर और ज्यादा मॉडिफाई किया जाए, बेसिकली मोस्ट एडवर्ब्स टेल अस हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग इज डन। इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन। आपको पता है कि एक्शन जो है वो वर्ब बताता है, और एक्शन किस तरह से हुआ, कहां पर हुआ, कैसे हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, ये एडवर्ब बताता है। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स आर शी सिंग्स स्वीटली। तो ly वाले वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताए थे कि वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको, हमारे वर्ब को। अब टाइप्स देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर हमें यह पता चले कि एक्शन कहां पर हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, तो बच्चे कहां पर खेल रहे थे, ऊपर खेल रहे थे, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया अपस्टेयर्स। गार्डन में अगर हमें जगह का पता चल रहा है ना, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से अगर हमें पता चले कि कोई एक्शन किस तरह से हुआ है, जैसे सेफली, स्किलफुली, केयरलेसली, वंडरफुली, करेक्टली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा नाम से ही। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम होता है कि हमें अगर पता चल जाए कि एक्शन कहां पे हुआ, जो नाउन ने एक्शन किया था वो हमें वर्ब बताता है, और अगर उसका टाइम भी पता चल जाए तो वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये एग्जांपल्स आपने देख लेनी है। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। अगर हमें यह भी पता चल जाए कि वो एक्शन कितनी बार हुआ, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर हमें एडवर्ब की एक्शन की क्वांटिटी और डिग्री पता चल जाए, या उसका रीजन पता चल जाए, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ पर्पस एंड रीजन। अब इसको मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके नाम से ही आपको इसकी चीजों का पता चल रहा है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, बेसिक याद रखना है। इसमें एक चीज, टाइप्स आपको पता चल गई। अगर ऑप्शन में टाइप्स भी पूछ लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम बता रहा है, मैनर बता रहा है, प्लेस बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, या क्वांटिटी बता रहा है। तो ये तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। बस आपको इतना पता लगाना है कि क्या वो वर्ड जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब हमेशा। तो ये चीज आपने पकड़नी है, बेसिक क्लियर रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं। द वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन एंड pronoun टू शो रिलेशन बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो देखिए ये है हमारी प्रेपोजिशन की लिस्ट। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको एडवर्ब की टाइप्स बताई है ना, जो कि सीधा सीधा थी कि अगर आपको पता चल जाता है कि एक्शन कितने नंबर में हो रहा है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, ये सारी चीजें एक्शन के बारे में पता चलती हैं, तो वही एडवर्ब की टाइप्स थी। उसी तरह से प्रेपोजिशन की टाइप्स है सीधी सीधी, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, फ्रेजल प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गई। जैसे कि हमारी जो भी प्रेपोजिशन टाइम बताती है, जैसे सिंस, फॉर, इस तरह की प्रेपोजिशंस जो क्या होती है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गई। अगर प्लेस बताएगी तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हो गई, डायरेक्शन बताएगी तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गई। तो ये इसकी टाइप्स है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एडवर्ब की टाइप्स इंपॉर्टेंट है और ना ही प्रेपोजिशन की टाइप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रेपोजिशन बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं हम इंटरजेक्शंस की। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस व्हिच आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को जो वर्ड्स दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वो इंटरजेक्शंस है। तो ये सारी इंटरजेक्शंस होती हैं, आपके सामने हैं कुछ एग्जांपल्स। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपको कभी भी दिखेंगे एमसीक्यू में, तो आप इजीली पहचान सकते हैं इन्हें, क्योंकि इन्हें जो है जनरली क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इनमें यूज होता है। जैसे वाओ, यूज अ कॉमा इफ द इमोशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो जो हमारी इंटरजेक्शंस होती है ना, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाए जाते हैं तो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसमें यूज होता है। अगर कोमा यूज हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि इमोशन जो है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इंटरजेक्शन आपको जनरली मैंने बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस दर्शाते हैं। अब आगे देखिए कंजंक्शन।
कंजंक्शन की दो टाइप्स इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। द वर्ड विच जॉइन टू फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, आप सभी को पता है। जैसे एंड और ये सब क्या है, कंजंक्शन है। अब देखिए टाइप्स, दो तरह की कंजंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो कौन सी होती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टुगेदर विच आर यूजुअली ग्रामेटिकली इक्वल। यानी कि दो तरह के आइडियाज को अगर हम कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। पिज्जा एंड बर्गर्स आर माय फेवरेट स्नैक्स, आई वांटेड टू बाय अ कार बट आई हैड नो मनी। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें सिमिलर आइडियाज कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल सिमिलर, या फिर दो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसी वजह से वो ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं, उसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है? These conjunctions are those that introduce subordinate clause and join them to a main clauses। यानी कि इसमें एक कोई क्लॉज ऐसा ऐड किया जाता है जिसको ना बताने से वो सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता, अधूरी इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे इसमें था आई वॉन्टेड टू बाय अ कार, तो इतना सेंटेंस से भी हमें चीजों का पता चल रहा है। आई हैड नो मनी, इससे भी हमें पता चल रहा है। तो ये हो गई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इसे इक्वल कहते हैं। अब शी कैन नॉट कम बैक, अब यहां पर बात अधूरी रहती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है कि जब तक हम आगे वाला सेंटेंस जो है उसमें ना बताएं, तब तक हमारी बात पूरी नहीं होती। इसी को जो कनेक्ट करती है कंजंक्शंस, उन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि शी कैन नॉट कम बैक, वो वापिस नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी, उसका जवाब हमें नहीं मिला है जब तक हम ये ना बता पाए, क्योंकि वो बीमार थी। तो ये हो गई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरह से द पेशेंट हैड डाइड, अब यहां पर हैड डाइड यूज किया गया है, तो यहां पर टाइम बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पेशेंट मर चुका था, कब मर चुका था ये बताया नहीं जा सकता जब तक हमारा दूसरा सेंटेंस इसमें ना हो। तो इस वजह से ये होती है हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड किया जाता है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस तब तक अधूरा है जब तक हम उसका रीजन नहीं बताते। तो ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में ऐप या टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। उसके थ्रू आपको सीडीएस के नोट्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स जो है अवेल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलूंगा। जय हिंद।